जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टर्ब में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अगर ईसीएस बाउंस का केस हो गया तो क्या सच में आपको जेल जाना पड़ सकता है? क्या सच में आपके खिलाफ कोई वारंट इशू होगा, या फिर अगर ईसीएस बाउंस का केस आपके अगेंस्ट में हो गया तो आपकी सेटलमेंट कभी भी नहीं हो पाएगी और आपके सर पर एक क्रिमिनल का दाग लग जाएगा क्या? ऐसे ही कुछ सवाल थे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के, और वो यही चीज़ें पूछे जा रहे थे कि सर अभी क्या हुआ है, हाल ही में मेरा जो लोन है वो एनपीए हुआ है, ठीक है? और एनपीए के बाद बैंक केस फाइल कर सकती है देश के किसी भी कोर्ट में आपके अगेंस्ट में, चाहे वो ईसीएस बाउंस के ऊपर करे, चाहे वो अपना नॉर्मली चेक बाउंस के ऊपर करे, ठीक है? अब लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, वो लोग पहले ही इतना ज़्यादा डर जाते हैं रिकवरी एजेंट के द्वारा, क्योंकि रिकवरी एजेंट बार-बार एक चीज़ बोलता है, आपके खिलाफ ये केस फाइल हो जाएगा, 2 साल की जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं या फिर जो सब्सक्राइबर हैं, जिनके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस फाइल हुआ था गुजरात में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई के अंदर भी फाइल हुआ था, ठीक है? ये 4-5 जगह है जहाँ पर मेन केस फाइल होते हैं। राजस्थान के जयपुर में भी होता है, ठीक है? ओके। तो इन 4-5 जगहों पे केस फाइल्स होते हैं। मेनली ज़्यादातर बंदों के जितने के ईसीएस बाउंस के या फिर चेक बाउंस के केस हैं, इन्हीं सब जगह पे फाइल होते हैं। और क्यों होते हैं? वजह मेन ये होती है कि ये कम से कम जो आपकी लोकेशन होती है, जैसा मैं एक सपोज़ बताता हूँ। मेरे क्लाइंट से राजस्थान के थे। अब बैंक चाहती तो राजस्थान के कोर्ट में केस फाइल होते हैं, जयपुर वाले में। वहाँ पर बाकायदा ईसीएस बाउंस के केसेस लगते भी हैं। बट वही है कि बैंक को परेशान करना है। बैंक को अपना लीगल प्रोसीजर जो है, वो परेशानी वाला रखना है। अगर मान लो वहीं पर सेम स्टेट में अगर आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे, तो आप तो जाओगे सेम डे बेल बोलो, ऑफेंसिव बेल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो 1000 किलोमीटर दूर केस फाइल करेंगे। तो जो राजस्थान वाला क्लाइंट था, उसका केस कहाँ फाइल हुआ होगा? कलकत्ता में। अब कलकत्ता में बहुत ज़्यादा केस फाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा केस फाइल, 90% केस वहीं पर फाइल होते हैं। तो कलकत्ता वाले क्लाइंट का कहाँ पर हुआ होगा? उसका हो रहा है दिल्ली में। ये सब करा क्यों जाता है? तो देखो, अगर मेनली कारण बताया जाए, पॉइंट के साथ में बताऊं तो इस केस फाइल करने से एक्चुअली में बैंक को कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है, ठीक है? एक तरीके से उनका ये लीगल डेब्ट ही है, उनका कर्जा ही बढ़ रहा है। जैसे आपको पता है कि एक रेशियो होता है कि 1 लाख रुपए के लोन को वसूली करने के लिए या उसकी सेटलमेंट करवाने के लिए कितना टोटल लोन खर्चा ऊपर हुआ है। तो अगर एक केस फाइल करती है कोई भी बैंक, ठीक है, तो वो अपने एडवोकेट को भी पैसे दे रही है, केस फाइलिंग के भी पैसे दे रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है उसके भी पैसे दे रही है, तो उसमें भी खर्चा उनका अच्छा खासा होता है जनरली, है ना? अब क्यों करते हैं? अब आप लोग पूछते हो ना कि करते क्यों हैं सर? ऐसा भी तो है कि आप बोलते हो कि सेटलमेंट ही एट द एंड करनी है, और अगर केस कोई भी किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, मैं आपको बताऊं, ईसीएस का करे, चेक बाउंस का करे, कुछ भी करे, अगर देश के किसी भी कोर्ट में केस फाइल है, तब भी आपकी सेटलमेंट होगी ही होगी। वो जो ईसीएस बाउंस के केसेस के बारे में आपको बताऊं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिनके ऊपर कभी भी केस फाइल हुआ था किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी के द्वारा, एट द एंड कोर्ट में जाकर भी पता क्या होता है, 3-3 4-4 साल तक कभी बार केस चलता भी है। और वहां पर भी ये कहा जाता है कि एक काम करो, आप 15% 20% के अंदर सेटलमेंट कर लो, खत्म करो इसको। समझे? वहां पर भी ऐसा नहीं होता कि आपको सूली पे चढ़ा दिया जा रहा है। आपको अगर समन रिसीव हो गया है तो पहली बात तो, और एक चीज और है, अगर आपको किसी भी कोर्ट का समन आ रहा है, ठीक है, नोटिस और कोर्ट के समन में फर्क है। जो सेक्शन 25 का है, चेक बाउंस का नोटिस आपको आता है, वो या तो आपको किसी एडवोकेट के पैनल से आ रहा होगा, बैंक के द्वारा। आप उसका जवाब दो, जवाब देने के बाद वो नोटिस वहीं पर खत्म है, उसके आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको समन रिसीव हो रहा है, समन पे बकायदा कोर्ट की मोहर रहती है, कोर्ट का नाम रहता है, जज का भी नाम हो या फिर मोहर वगैरह रहती है, सारी चीज़ें, डिटेल्स लिखी रहती है, आपकी डिटेल रहती है, बैंक की डिटेल रहती है, कौन से सेक्शन के अंदर केस फाइल हुआ है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी रहेंगी, ठीक है? और आप उसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, जिस भी फलाना ढिमकाना कोर्ट में लगा है आपका केस हमारे देश के, उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी गूगल पे, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, वरना ई कोड की खुद की वेबसाइट भी आती है, वहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका केस का स्टेटस क्या है, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पर शो होता है तो वो केस रियल है, अगर शो नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, मिल नहीं रहा है डिटेल, या फिर वहाँ पर कुछ डाटा ही शो नहीं कर रहा, तो मतलब 100% है कि वो फेक नोटिस है। कई भाइयों को हमारे व्हाट्सएप पर भेजा जाता है, अलग अलग तरीके से पीडीएफ बना के भेज दिया जाता है
एक मैं किस्सा बताऊंगा, दिल्ली में मयूरपुर सॉरी मयूर विहार, हाँ मयूर विहार एक एरिया है। वहाँ का क्या था कि एक रिकवरी एजेंट था एनबीएफसी का, होम क्रेडिट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कस्टमर जानने पहचानने वाला था, कस्टमर को पता था कि कुछ होना तो है नहीं। तो रिकवरी एजेंट ऐसे ही एक फेक वो लेके चला गया कि भाई देखो तुम्हारे नाम का कोर्ट का सामान ले आया हूँ, ये है। मेरे से बात हुई थी, मैंने पूछा कि यार कोर्ट का सामान बंदा कैसे लेके आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ऑनलाइन चेक करा, नहीं चेक हुआ, मैंने कस्टमर पे चेक करवाया, नहीं चेक हुआ। एट दी एंड जब उसको समझ में आ गया ना कि कस्टमर समझने लगा है, फिर वो तो वो निकल के भाग गया कि यार आप जाके कोर्ट में पता कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि वो सामान रियल है भी कि नहीं है, ठीक है। और अब अगर आपने चेक कर लिया वो सामान रियल है, वहां पर सारी डिटेल शो हो रही है, तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखो, अगर केस फाइल हुआ है तो पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में फाइल नहीं है, एक तरीके से ये सिविल में भी आता है, क्रिमिनल में भी आता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको सूली पे लटका दिया जाएगा या फिर आपके नाम का वारंट इशू हो जाएगा सीधे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसकी अवमानना नहीं करनी है। आपको समन आया है, आप डेट पे जा सकते हो, ठीक है, बेल ले लो जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम डे बेल वाला ऑफेंस है। नहीं डेट पे जा सकते हो, अपने एडवोकेट को वहां पर भेजो, ठीक है। अब कैसे भी करो, ऑनलाइन करो एडवोकेट या फिर कहीं और से करो, चाहे हमसे जुड़ो या किसी और से जुड़ो, एडवोकेट को करो। शुरुआत की 2-3 डेट पे आपका एडवोकेट चला जाएगा वहां पर, अर्जेंटमेंट ले लेगा या फिर फाइलिंग वगैरह कर देगा आपके बिहाफ पे। एक बार आपको बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 2 बार हो जाएगा, फिर मैं दोबारा जाऊँ, ऐसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि 2 बार आपका एडवोकेट चला जाएगा, उसकी मीनिंग होती है 6 महीने। क्योंकि अगर मान लो 3-3 महीने की भी डेट पड़ रही है, तो 6 महीने तो ऐसे ही बीत जाएंगे, सीधी सी बात है। ओके, 6 महीने के बाद एक बार आपको सेम डे बेल ऑफेंस है, बेल लेने जाने की जरूरत है, बेल ले लो एक बार। बेल लेने के बाद वो केस चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई भाई लोग बोलते हैं सर मैं बेल लेने जा नहीं पाऊंगा। तो भाई बेल लेने नहीं जा पाओगे तो एक एप्लीकेशन भी लगती है, ठीक है, वो आप लगवा के देख सकते हो, वो ट्रायल करवा सकते हो। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू है तो सीधी सी बात है, बिना जाए भी हो जाता है। आपके बिहाफ पे आपका जो एडवोकेट है वही हियरिंग करता रहेगा, ठीक है। वो भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको मान लो शुरुआत की 2-3 डेट जो आपका लॉयर जा रहा है उसमें उसमें आप क्या कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो उससे पहले पहले कि आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंटी इशू होने से पहले, बेलेबल वारंटी इशू होने से पहले आप सेटलमेंट कर लो, खत्म करो कहानी। एक बार एनओसी वगैरह मिल गई, आपका लॉयर नंबर सबमिट कर देगा, केस हट जाएगा आपके नाम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो लोग ये सोचते हैं कि केस अगर हो गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाई केस होने का मतलब है, मैंने फिर कहा है कि क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर होता कुछ नहीं है। केस फाइलिंग के बाद मैं बताता हूँ जॉब में दिक्कत कहाँ आती है। केस फाइल होगा, आप दोषी साबित होगे, उसके बाद अगर आपको जेल का प्रावधान होगा ना, तब आपकी नौकरी में दिक्कत होती है। ईसीएस के केस में या चेक बाउंस के केस में लोन के अंदर कोई जेल नहीं जाता, ना कोई 2 साल 7 साल की जेल है, लोग बोलते रहते हैं ना, जो कोई जेल नहीं जाने वाला, कहीं कुछ नहीं होने वाला, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ तक बताऊंगा, मेरे कई सब्सक्राइबर थे जो अपना वो बता रहे थे, जिन्होंने मतलब कोर्ट की अवमानना वगैरह करी और बिल्कुल ही मिस कर दी 4-5 डेट शुरुआत की। तो उनके खिलाफ में जब नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हुआ था ना, तब भी वो लोग सेम डे जाके बेल लेके आ गए थे, कुछ नहीं हुआ था उनको। खाली 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, आपको जाना, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है आपकी, ठीक है, बेल के लिए। बाकी डेट्स पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, डेट्स पे आपका लॉयर जाता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेट्स कैसे पड़ती हैं, वही 3-3 महीने, 6, कभी कभार तो ऐसा होता है जब केस ज़्यादा रहते हैं तो 6-6 महीने की डेट पड़ती है। तो अगर सोच लो आपका 3 डेट के अंदर पूरा साल बीत जाएगा, 3-4 डेट के अंदर पूरा साल बीत जाएगा आपका। अब आपका 10 लाख का लोन है, कई लोग ये भी सोचते हैं ना, जैसे मान लो छोटे लोन जिनके होंगे लाख रुपए के, तो वो तो सेटलमेंट कर लेंगे केस में, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर जिनका 10 लाख का लोन है तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको थोड़ा केस चलाना चाहिए, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केस चलने दोगे, आगे चल के सेटलमेंट में आपको अच्छा ऑफर मिलेगा। और कई लोग बोलते हैं कि सर मान लो अगर हम सेटलमेंट कर ही नहीं सकते तो ये केस कितना खिंच सकता है, तो ये केस बहुत खिंच सकता है। एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक चेक बाउंस का केस था, एक एनबीएफसी पहले हुआ करती थी धनी करके, ठीक है, अब चलती है कि नहीं पता मेरे को। उसका लोन था एक सब्सक्राइबर का, लॉकडाउन से पहले 2019 में उनके खिलाफ चेक बाउंस का केस करा गया था। और आज 26 शुरू होने वाली है, मतलब लमसम 1 महीना भी नहीं बचा हुआ, 26 शुरू होने वाली है, अभी तक वो केस चल ही रहा है और कुछ नहीं हुआ, समझे। मतलब वो एक बार खाली बेल लेने गए होंगे,
उसके बाद उनका लॉयर जाता रहता है, अपना काम करवाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, डेट्स मिलती रहती हैं। ये भी खुश, एनबीएफसी भी खुश, सारे लोग खुश, क्योंकि बंदे के पास पैसा नहीं है, लोन थोड़ा बड़ा था उनका, तो फिर सेटलमेंट का पैसा भी नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से वो केस ही चलने दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो डरे घबराए ना, ईसीएस केस अगर होता भी है तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक ना सवाल बहुत लोगों का पूछा जाता है कि सर मान लेते हैं 10 जगह से लोन है मेरा, अगर 10 ने केस कर दिया तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो ना, सबसे बदकिस्मत, टॉप 1% के, तो भी आपके खिलाफ सारे लोन्स में केस कभी नहीं होगा। मैक्सिमम जो केस होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक क्लाइंट में 3 केस हुए थे, अलग अलग एनबीएफसीज के द्वारा 3 केसेस हुए थे आईसीएस बाउंस के। उनके ऊपर लोन और क्रेडिट कार्ड जोड़ के 18 थे कम से कम, अलग जगहों से। तो 18 में आप एवरेज जोड़ लो, अगर आपके 10 लोन है तो एक आधा होने का चांस है आपके ऊपर, वरना नहीं है। और वो भी आप सोचो मत कि मेरे ऊपर हो जाएगा, कब होगा कब नहीं होगा। कई लोग मेरे पे पूछते रहते हैं कि सर कब तक होता है ये। मैं क्या भाई, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब होगा फाइल तो देख लेंगे, सामान आपको आएगा, सारी चीज़ें रिसीव होंगी, उसके बाद देखी जाएगी। जब केस ही फाइल नहीं हुआ तो सोच के बारे में फ़ायदा नहीं है उसके, ठीक है, उसके बारे में सोच के बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, अपना नुकसान करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर ईसीएस के बारे में डरे बैठे हुए हो कि केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखो, समझ पूरा तो देख गया होगा बस लमसम पूरा, ठीक है। अगर और कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।